प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत या विवरण। इतिहासकार एक वैज्ञानिक की भांति उपलब्ध सामग्री की समीक्षा करके अतीत का सही चित्रण करने का प्रयास करता है। उसके लिए साहित्यिक सामग्री, पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी यात्रियों के वर्णन सभी का महत्व है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए पूर्णतः शुद्ध ऐतिहासिक सामग्री विदेशों की अपेक्षा अल्प मात्रा में उपलब्ध है। यद्यपि भारत में यूनान के हेरोडोटस या रोम के लिवी जैसे इतिहासकार नहीं हुए, अतः कुछ पश्चात विद्वानों की यह मानसिक धारणा बन गई थी कि भारतीयों को इतिहास की समझ ही नहीं थी। लेकिन ऐसी धारणा बनाना भारी भूल होगी। वस्तुतः प्राचीन भारतीय इतिहास की संकल्पना आधुनिक इतिहासकारों की संकल्पना से पूर्णतः अलग थी। वर्तमान इतिहासकार ऐतिहासिक घटनाओं में कारण कार्य संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्राचीन इतिहासकार केवल उन घटनाओं या तथ्यों का वर्णन करता था जिनमें आम जनमानस को कुछ सीखने को मिल सके। महाभारत में इतिहास की जो संकल्पना दी गई है, उससे भारतीयों की इतिहास विषयक संकल्पना उद्भासित होती है। महाभारत के अनुसार ऐसी प्राचीन लोकप्रिय कथा जिससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की व्यवहारिक शिक्षा मिल सके, इतिहास कहलाती है। महाभारत के अनुसार ऐसी प्राचीन लोकप्रिय कथा जिससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की व्यवहारिक शिक्षा मिल सके, इतिहास कहलाती है। प्राचीन युग में भारतीय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक समझते थे। इसलिए प्राचीन भारत का इतिहास राजनीतिक कम और सांस्कृतिक अधिक है। भारतीय इतिहासकारों का दृष्टिकोण पूर्णतः धर्मपरक था, किंतु धर्म के अतिरिक्त अनेक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारण थे, जिन्होंने भारत में अनेक आंदोलनों, संस्थाओं और विचारधाराओं को जन्म दिया। अतः भारतीय इतिहास का सार्वभौमिक रूप जानने के लिए इन तथ्यों का अध्ययन करना आवश्यक है। आधुनिक इतिहासकारों ने इतिहास में केवल राजनीतिक तथ्यों का वर्णन करना ही अपना कर्तव्य नहीं समझा, बल्कि उनके वर्णन में आम जनमानस भी उतना ही महत्व रखते हैं जितना कि सम्राटों अथवा साम्राज्यों के उत्थान और पतन हो। वह उन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं बौद्धिक परिवर्तनों का विश्लेषण एवं अध्ययन करता है, जिसके द्वारा मनुष्य उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अपने जीवन काल को पूर्व की अपेक्षा अधिक सुखमय बनाने का प्रयत्न करता है। अतः प्रसिद्ध इतिहासकार कौशाम्बी के अनुसार उत्पादन के साधनों और उनके पारस्परिक संबंधों का तिथि क्रमानुसार अध्ययन करने से ही विकास के कालक्रम की विस्तृत जानकारी मिल सकती है। उनके अनुसार इसके आधार पर हम यह जान सकते हैं कि जनसाधारण किस प्रकार अपना जीवन यापन करते थे। भारतीय इतिहास के काल को 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। वह काल जिसके लिए कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है और जिसमें मनुष्य का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं था, प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। इतिहासकार उस काल को ऐतिहासिक काल का नाम देते हैं जिसके लिए लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और जिसमें मनुष्य सभ्य बन गया था। प्राचीन भारतीय इतिहास में लिखित साधन उपलब्ध तो हैं, लेकिन वे अस्पष्ट और गूढ़ लिपि में हैं, जिनका अर्थ निकालना कठिन है। इन काल को भारतीय इतिहासकार आद्य ऐतिहासिक काल का इतिहास कहते हैं। संदर्भ संस्कृत की गणना आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत की जाती है। इसी आधार पर हड़प्पा संस्कृति से पूर्व का भारतीय इतिहास प्राग ऐतिहासिक और लगभग ईसा पूर्व 600 ईस्वी के बाद का इतिहास ऐतिहासिक काल कहलाता है, क्योंकि भारत में प्राचीनतम लिखित साक्ष्य अशोक के अभिलेख हैं, जिनका काल ईसा से पूर्व 3री शताब्दी है और इस भाषा के विषय में भी लगभग 300 वर्ष लगे होंगे। प्राग ऐतिहासिक काल का इतिहास लिखते समय इतिहासकार को पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। आदि इतिहास लिखते समय
वह पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साधनों का उपयोग करता है तथा इतिहास लिखते समय वह इन दोनों साधनों के अतिरिक्त विदेशी लेखकों के वर्णनों का प्रयोग करता है। विदेशी यात्रियों के वर्णन भी साहित्यिक साधन है, लेकिन उनकी उपयोगिता के विस्तृत वर्णन की आवश्यकता के कारण उनका वर्णन अलग शीर्षक के अंतर्गत किया गया है। इन सभी ऐतिहासिक साक्ष्यों का उपयोग करके इतिहासकार काल विशेष की ठीक ठीक चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। अतः हम सुविधा के लिए भारतीय इतिहास को जानने के साधनों को 3 शीर्षकों पर रख सकते हैं: पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य और विदेशी यात्रियों के विवरण। पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं: अभिलेख, स्मारक और भवन, सिक्के, मूर्तियां, चित्रकला। अभिलेख। पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्ष्य अभिलेख हैं। प्राचीन भारत के अधिकतर अभिलेख पत्थरों या धातु की पट्टिकाओं पर खुदे मिले हैं, अतः उनमें साहित्यिक साक्ष्य की भांति परिवर्तन करना संभव था। हालांकि सभी उत्कीर्ण अभिलेखों पर उनकी तिथि अंकित नहीं है, फिर भी अक्षरों की बनावट के आधार पर उनका समय मोटे तौर पर निर्धारित हो सक जाता है। सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बोगज कोई से प्राप्त अभिलेख है, जिस पर वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। ये लगभग 1400 ईस्वी पूर्व के हैं तथा इनसे ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में सहायता मिलती है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं। केवल मास्की तथा गुर्जरा मध्य प्रदेश से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है तथा अशोक के अन्य अभिलेखों में उसे देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा कहा गया है। इन्हीं अभिलेखों से अशोक के धर्म और राजस्व के आदर्श पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक तथा अरमाइक लिपि में उत्कीर्ण है। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने पढ़ा था। अशोक के अभिलेख सरकारी एवं निजी दोनों तरह के हैं। सरकारी अभिलेख या तो राजकवियों ने लिखे जो प्रशस्तियां हैं, या भूमि अनुदान पत्र। प्रशस्तियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिलेख समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, जिसमें समुद्रगुप्त की विजयों और नीतियों का पूर्ण विवेचन मिलता है। इसी तरह राजा भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में इस शासक की उपलब्धियों का वर्णन है। इसी तरह अभिलेखों के अन्य उदाहरण कलिंगराज खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, गौतमी बालश्री का नासिक अभिलेख, रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख, बंगाल के शासक विजयसेन का देवपाड़ा अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, जूनागढ़ शिलालेख और चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है। कुछ अभिलेख पाषाण या स्तंभों पर खुदे हैं तथा उनके प्राप्ति स्थलों में उस शासक के राज्य की सीमाओं का भी अनुमान लगाया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप अशोक के अभिलेखों से उसके साम्राज्य विस्तार की जानकारी प्राप्त होती है। भूमि अनुदान पत्र ज्यादातर विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि राजकवियों ने इन प्रशस्तियों और अनुदान पत्रों पर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है, जो संभव नहीं है। ये अनुदान पत्र मुख्यतः तांबे की चादरों पर उत्कीर्ण है। इन अनुदान पत्रों में भूमिखंडों की सीमाओं के साथ उस समय का वर्णन मिलता है जब वे भूमिखंड दान में दिए गए। वस्तुतः निजी अभिलेख मंदिरों में या मूर्तियों पर उत्कीर्ण है। इन पर जो तिथियां उत्कीर्ण हैं, उनसे इन मंदिरों के निर्माण का समय ज्ञात होता है। इस प्रकार इन अभिलेखों से मूर्तिकला और वास्तुकला के विषय पर विस्तृत प्रकाश पड़ता है और तत्कालीन धार्मिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और इनसे भाषाओं के विज्ञान पर भी प्रकाश पड़ता है। उदाहरण के लिए गुप्त काल से पहले के अधिकतर अभिलेख प्राकृतिक भाषा में लिपिबद्ध हैं और उनमें ब्राह्मणेतर धार्मिक समुदायों जैसे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उल्लेख है। गुप्त और गुप्तोत्तर काल के अधिकतर अभिलेख संस्कृत भाषा में है और उनमें ब्राह्मण धर्म का विशेष उल्लेख है। निजी अभिलेखों से तत्कालीन राजनीतिक स्थिति पर भी प्रकाश पड़ता है, क्योंकि उनमें उस समय के अधिकतर शासकों का भी उल्लेख है तथा इनमें उच्च अधिकारियों
के पदों एवं तत्कालीन कर, टैक्स आदि का भी उल्लेख है। दक्षिण भारत के पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पांड्य और चोल वंशों का इतिहास लिखने में इन शासकों के अभिलेख बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। विदेशों से प्राप्त कुछ अभिलेखों में से भी भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। एशिया माइनर में बोगज कोई नामक स्थान पर लगभग ईसा पूर्व 1400 का समझौता पत्र अभिलेख मिला है। इसमें वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्यों के पूर्वज एशिया माइनर में भी रहते थे। पर्सिपोलित और बेहिस्तून अभिलेखों से ज्ञात होता है कि ईरानी सम्राट दारा प्रथम ने सिंधु नदी की घाटी पर अधिकार कर लिया था। उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास लेखन में भारतीय एवं विदेशी अभिलेख सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुए हैं। अभिलेख और शासक और विषय है। अभिलेख, शासक और विषय। हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल शासक, उसके शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन शासक था, इसकी विजयों एवं व्यक्तित्व का विवरण है। नासिक अभिलेख, गौतमी बालश्री, सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण है। प्रयाग स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त, उसकी विजयों एवं नीतियों का वर्णन है। ग्वालियर अभिलेख में भोज प्रतिहार शासक थे। अब विषय है गुर्जर प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी मिलती है। मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश शोभरमन, सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। ऐहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय द्वारा शासक थे। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण मिलता है। स्मारक और भवन। प्राचीन काल में भारत में भारी संख्या में भवनों का निर्माण हुआ। इन भवनों के अधिकांश अवशेष संपूर्ण देश में बिखरे अनेकानेक टीलों के नीचे दबे हुए हैं। महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विषय पर पर्याप्त प्रकाश पड़ा है। उत्तर भारत के मंदिरों की कुछ अपनी विशेषताएं हैं तथा उनकी कला की शैली नागर शैली कहलाती है एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली द्रविड़ शैली कहलाती है। जिन मंदिरों के निर्माण पर नागर शैली एवं द्रविड़ शैली दोनों का प्रभाव पड़ा है वह बेसर शैली कहलाती है। मंदिरों, स्तूपों और विहारों से तत्कालीन धार्मिक विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। दक्षिण पूर्वी एशिया और मध्य एशिया में जो मंदिरों, स्मारकों और स्तूपों के अवशेष प्राप्त हुए हैं उनसे भारतीय संस्कृति के प्रसार पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ा है। जावा का प्रसिद्ध स्मारक बोरो बुदुर इस बात का प्रमाण है कि 9वीं शताब्दी में वहां महायान बौद्ध धर्म अति लोकप्रिय हो गया था। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारत के वैदेशिक संबंध किस प्रकार के थे। सिक्के, कॉइन्स। पुरातात्विक साक्ष्यों में सिक्कों का विशेष स्थान है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र न्यूमेटिक्स कहते हैं। वस्तुतः आजकल की तरह प्राचीन भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन नहीं था, परंतु धातु मुद्रा सिक्का चलती थी। हड़प्पा काल में भी धातु मुद्रा की जगह मोहरों और मनकों का प्रचलन था, जिससे व्यापार प्रणाली संचालित होती थी। वस्तुतः तांबा, चांदी, सोने और शीशे के सिक्कों के सांचे बड़ी संख्या में मिले हैं। इनमें से अधिकांश सांचे कुषाण काल के प्राप्त हुए हैं। गुप्तोत्तर काल में ये सांचे लगभग लुप्त हो गए। प्राचीन भारत में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली प्रचलित नहीं थी, इसलिए लोग अपने धन अर्थात सिक्के मिट्टी और कांसे के बर्तनों में रखकर जमीन के अंदर या ऐसी जगह रखते थे जहां पर वे सुरक्षित रह सके एवं इनका उपयोग आर्थिक संकट या विपत्ति के समय करते थे। प्राचीनतम सिक्कों पर अनेक चिन्ह उत्कीर्ण हैं, उन पर किसी प्रकार के लेख नहीं है। ये सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। इन पर जो चिन्ह उत्कीर्ण है वे पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। इन सिक्कों को राजाओं के अतिरिक्त संभवतः व्यापारियों के श्रेणियों और नगर निगमों ने चालू किया था। यद्यपि इन सिक्कों से इतिहासकारों को कोई विशेष सहायता नहीं मिली है, लेकिन जब उत्तर पश्चिम भारत पर बैक्ट्रिया के हिंद यूनानी शासकों ने अधिकार कर लिया और लेख वाले सिक्के चलाए तो भारतीय शासक भी लेख वाले सिक्के चलाने लगे। अधिकतर शासक इन सिक्कों पर अपनी आकृति उत्कीर्ण करवाते थे, अतः ये सिक्के प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास लिखने में बहुत उपयोगी सिद्ध हुए।
उदाहरण स्वरूप यूनान और रोम के इतिहासकारों ने हिंद यूनानी शासकों का उल्लेख किया है, किंतु इनके सिक्कों के आधार पर इनके राज्यकाल का पूरा इतिहास लिखना संभव न हो सका। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत के इतिहासकार को जानने के लिए तत्कालीन सिक्के बहुत कम उपयोगी सिद्ध हुए हैं, क्योंकि हर्ष जैसे प्रसिद्ध शासक एवं चालुक्य राष्ट्रकूट प्रतिहार और पल्लव वंश के शासकों के बहुत कम सिक्के मिले हैं। मूर्तियां भारतीय प्राचीन भारतीय इतिहास के में कुषाणों, गुप्त शासकों और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियां बनाई गई, उनसे जनसाधारण की धार्मिक आस्थाओं और मूर्तिकला के विकास पर प्रकाश पड़ता है। कुषाणकालीन मूर्तियों पर वैदेशिक प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। गुप्तकालीन मूर्तिकला में अंतरात्मा तथा मुखाकृति में जो सामंजस्य है, वह अन्य किसी भी काल की कला में नहीं प्राप्त होता। गुप्तोत्तर काल की कला में सांकेतिकता अधिक मिलती है, जिसे केवल वही जान सकता है जो कला में निपुण है। प्राचीन भारत की मूर्तिकला ने से जनसाधारण के जीवन पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ा है। भरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्तिकला में जनसाधारण के जीवन की अति सजीव झलक मिलती है। चित्रकला अजंता के चित्रों में मनोभावों की सुंदर झलक मिलती है, जैसे माता और शिशु तथा मरणासन्न राजकुमारी जैसे चित्रों का सुंदर चित्रण मिलता है। चित्रकला से हमें तत्कालीन जीवन की झलक देखने को मिलती है। साहित्यिक स्रोतों में साहित्यिक साक्ष्यों के अंतर्गत साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है। इन साहित्यिक साक्ष्यों को हम दो भागों में बांट सकते हैं: धार्मिक साहित्य तथा लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर ग्रंथ आते हैं। पुनः ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं, जबकि ब्राह्मणेतर ग्रंथों में बौद्ध तथा जैन साहित्य का उल्लेख किया जा सकता है। इसी तरह लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनियों, कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य आते हैं। प्रमुख साहित्य रचनाएं रचनाकार और विशेष तथ्य: अष्टाध्यायी पाणिनि रचनाकार हैं और व्याकरण ग्रंथ है। महाभाष्य अष्टाध्यायी पर टीका पतंजलि। पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी मिलती है। निरुक्त व्यास के रचनाकार हैं। वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति का विवेचन है एवं छंद शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र का उल्लेख है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त रचनाकार हैं मौर्य काल से। कमरा समरादित्य कथा शब्द कथा कोश हरिभद्र सूरी रचनाकार हैं, जैन धर्म से संबंधित है। कुवलय माला उद्योतन सिवरी रचनाकार है। आदि पुराण है। जिनसेन रचनाकार है। उत्तर पुराण गुणभद्र। कथा सीरत सागर सोमदेव रचनाकार है, मौर्य काल से संबंधित है। बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र से रचनाकार है, मौर्य काल से संबंधित है। अर्थशास्त्र कौटिल्य या विष्णुगुप्त। नीतिसार कामंदक गुप्तकालीन राजतंत्र पर कुछ प्रकाश पड़ता है। नीति वाक्यामित्र सोमदेव सूरी रचनाकार हैं। गुप्तकालीन राजतंत्र पर कुछ प्रकाश पड़ता है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास रचनाकार है। तुंगवंश के बारे में जानकारी मिलती है। रघुवंशम कालिदास समुद्रगुप्त की दिग्विजय। मृच्छकटिकम शूद्रक रचनाकार हैं इसके। गुप्तकालीन समाज का वर्णन है। 10 कुमार चरित दांडी रचनाकार है। गुप्तकालीन समाज का वर्णन है। हर्षचरित बाणभद्र रचनाकार है। हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन है। गौड़वाही वाकपति कनौज के शासक यशोवर्मन का इतिहास। विक्रमांक देवचरित बिल्हण रचनाकार है। कल्याणी की परवर्ती चालुक्य नरेश विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन है। रामचरित्र संध्या का नंदी रचनाकार है। बंगाल के शासक रामपाल की जीवकान कथा है। कुमारपाल चरित जय सिंह रचनाकार हैं। गुजरात के शासक कुमारपाल की उपलब्धियों का वर्णन है। द्वयश्रय काव्य हेमचंद्र गुजरात के शासक कुमारपाल की उपलब्धियों का वर्णन है। नवसांग चरित्र पद्म गुप्त रचनाकार है। परमार वंश का वर्णन है। पृथ्वीराज विजय जयानक पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन है। पृथ्वीराज रासोचंद्र वरदाई पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग रचनाकार है। गुजरात के शासकों का वर्णन है।
अमीर मदमर्दन जयसिंह रचनाकार हैं। गुजरात के शासकों का वर्णन है। राज तारंगिणी कल्हण रचनाकार हैं। कश्मीर के राजवंश की विस्तृत जानकारी मिलती है। पारिशिष्ट पर्वन हेमचंद रचनाकार हैं। जैन धर्म एवं मौर्य वंश का वर्णन है इसमें। विदेशी यात्रियों के वृतांत या विवरण। प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में विदेशी यात्रियों के विवरण भारतीय लेखकों के वर्णनों की अपेक्षा अधिक उपयोगी सिद्ध हुए हैं, परंतु यूनानी लेखक भारतीय भाषा और परिवेश से अनभिज्ञ थे, अतः उनके सभी विवरणों को पूर्णतः सत्य नहीं माना जा सकता है। इसी प्रकार चीनी यात्रियों के वर्णन भी पूर्णतः सही नहीं प्रतीत नहीं होते हैं, क्योंकि उनके लेखन का दृष्टिकोण मूलतः बौद्ध धर्म पर आधारित था। अल बरूनी ने भी प्राय उपलब्ध भारतीय साहित्य के आधार पर ही वर्णन किया है, अपने अनुभव के आधार पर नहीं। विदेशी यात्रियों के विवरण को हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं: यूनान और रोम के लेखक, चीनी यात्रियों के विवरण, अरब यात्रियों के विवरण। यूनान और रोम के लेखक। यूनान और रोम के लेखकों में सबसे प्राचीन हेरोडोटस और क्रीसियस के वृत्तांत है। वस्तुतः इन लेखकों ने भारत के विषय में जानकारी ईरान से प्राप्त की थी। हेरोडोटस के वर्णन में कुछ उपयोगी तथ्य मिलते हैं, किंतु उनमें भी अनेक कल्पना पर आधारित कहानियां हैं। टीसीएस के वर्णन में अधिकांश कल्पित कहानियां हैं जो पूर्णतः अविश्वसनीय हैं। इन दोनों लेखकों की अपेक्षा उन यूनानी लेखकों के विवरण विश्वसनीय हैं जो सिकंदर के साथ भारत आए थे, जैसे नियार्कस नियार्कस अनेसिक्टिटस और अरिस्टोबुलस के वर्णन उनमें उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण व विश्वसनीय वर्णन मेगास्थनीज का है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका अब उपलब्ध नहीं है। यूनान और रोम के लेखकों ने इंडिका के आधार पर वर्णन लिखे हैं। इन लेखकों के वर्णन बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि उन्होंने उन तथ्यों को लिखा जिन्होंने भारतीय लेखक महत्व नहीं देते थे। इन लेखकों के वर्णन चंद्रगुप्त के समय की राजनीतिक घटनाओं पर कम, सामाजिक रीति रिवाजों और शासन प्रबंधन पर अधिक प्रकाश डालते हैं। यूनानी लेखकों के ग्रंथों में पेरिपल्स ऑफ द इरेथियन सी का इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण स्थान है, किंतु इसके लेखन का नाम अज्ञात है। इसके लेखक का नाम अज्ञात है। इसने अपने वर्णन में भारतीय बंदरगाहों के नाम तथा इनसे आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखे हैं। टालमी ने 2वीं सदी ईस्वी में भारत का भौगोलिक वर्णन लिखा है। प्लिनी ने अपना वर्णन 1ली सदी ईस्वी में लिखा है। 1ली सदी ईस्वी में लिखा है। चीनी यात्रियों के विवरण। चीनी यात्रियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण फायान, ह्वेनसांग और इत्सिंग के वर्णन है। इनके वर्णन चीनी भाषा में अभी तक उपलब्ध हैं तथा इनके अंग्रेजी अनुवाद कर दिए गए हैं। फायान 5वीं सदी ईस्वी में भारत आया था और 14 वर्ष भारत में रहा तथा उसके विशेष रूप से भारत में बौद्ध धर्म की स्थिति के विषय में लिखा। ह्वेनसांग वर्ष के शासनकाल में भारत आया था और वह 16 वर्ष भारत में रहा। उसने धार्मिक अवस्था के साथ साथ तत्कालीन राजनीतिक दशा का भी वर्णन किया तथा उसने हर्ष, भास्कर बर्मन आदि के विषय में लिखा है, किंतु इनका दृष्टिकोण ज्यादातर धार्मिक ही था, जिसका इसके वर्णन पर स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। अरब यात्रियों के विवरण। अरब यात्रियों ने लगभग 8वीं शताब्दी से भारत में विषय में वर्णन करना शुरू कर दिया था। सुलेमान 9वीं सदी ईस्वी में मध्य भारत आया था तथा इसने पाल और प्रतिहार राजाओं के विषय में लिखा है। अल मसूदी 941 ईस्वी से 943 ईस्वी तक भारत में रहा। उसने राष्ट्रकूट राजाओं की महत्ता के विषय में लिखा है। अरब यात्रियों के विवरण में सबसे महत्वपूर्ण स्थान अबू रिहान का है तथा नाम उसका दूसरा नाम अल बुरूनी था। वह महमूद गजनबी का समकालीन था। उसने संस्कृत भाषा सीखी और भारत की सभ्यता एवं संस्कृति को पूर्ण रूप से जानने का प्रयत्न किया। उसका महत्वपूर्ण ग्रंथ तहकीक उल हिंद है और उसने भारत का और इसमें भारत का बहुत तर्क संगत और पूर्ण वर्णन लिखा है। अल बुरूनी ने भारतीय गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, सृष्टि शास्त्र, ज्योतिष, भूगोल, दर्शन, धार्मिक क्रियाओं, रीति रिवाजों और सामाजिक विचारधारा का महत्वपूर्ण वर्णन किया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि इतिहास लेखन में ग्रंथों उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि इतिहास लेखन में ग्रंथों, सिक्कों, अभिलेखों और पुरातत्व आदि से प्राप्त साक्ष्यों का महत्वपूर्ण स्थान है। आधुनिक इतिहासकार कार्ल
विशेष में संबंध रखने वाली साहित्यिक तथा पुरातात्विक सामग्री का उपयोग करके सही चित्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है। साहित्यिक तथ्यों का उपयोग करके करते समय वह उस काल की विचारधारा का ध्यान रखता है जिससे प्रेरित होकर लेखक ने अपने ग्रंथों की रचना की थी।